साहब कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य बने। 1916 में वापस नागपुर आए और अपने मित्र भाऊजी कवरे के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने जंगल आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने आपको जेल में डाल दिया। 1922 में जेल से बाहर आने के बाद आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में चल रही गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। आपने देश में एक अनुशासित कार्यकर्ता राष्ट्रवाद से भरपूर संगठन की आवश्यकता महसूस की और 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की पहली प्रतिदिन शाखा का आरंभ 28 मई 1926 के दिन हुआ। यह आपके दूरदर्शी व्यक्तित्व के कारण ही संभव हुआ है कि आज सबसे बड़ा स्वयंसेवक आधारित संगठन है। आज 50,000 से अधिक शाखाएं प्रतिदिन देश विदेश में लगती हैं। संघ प्रेरित अनेक संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। अरे क्या हो रहा अमित जी, कहाँ लगे हुए इतनी देर से? साउंड ओके हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को एक साधारण परिवार में 13 वर्ष की उम्र में ही आपके देहांत हो गया। विपरीत परिस्थिति में आपने हिम्मत नहीं हारी और नागपुर, यवतमाल और पूना में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1910 में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता चले गए। साहब कलकत्ता में नागपुर और अपने मित्र भाऊजी कवरे के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने जंगल आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से आपको जेल में डाल दिया। 1922 में जेल से बाहर आने के बाद आपने देश की स्वतंत्रता भागना जारी रखा। आपने देश में एक अनुशासित कार्यकर्ता आधारित और राष्ट्रवाद से भरपूर संगठन की आवश्यकता महसूस की और 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की पहली प्रतिदिन शाखा का आरंभ 28 मई 1926 के दिन हुआ। यह आपके दूरदर्शी व्यक्तित्व के कारण ही संभव हुआ है कि आज संघ
विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक आधारित संगठन है। आज 50,000 से अधिक शाखाएं प्रतिदिन देश विदेश में लगती हैं और संघ प्रेरित अनेक संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। माइक लगा दे इसमें। ओए सुन, क्या नाम है इसका? माइक लगा दे इसको, थोड़ी सी में माइक लगा दे यहाँ। हाँ पर यहाँ इसमें माइक माइक यहाँ था अपना, वहाँ से क्या? हाँ चेक। थोड़ी ना जाएगा। हाँ वो तो उससे बेस्ट तो कोई काम है नहीं। उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर अभी कुछ करना है ना तो अंदर घुस जाओ। आप सभी को धन्यवाद आपके इस इंतजार के लिए। कुछ ही पलों में हम इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि कुछ ही समय में हमारे बीच पधारने वाले हैं। एक दो सूचनाएं साझा करना चाहता हूं। कार्यक्रम की सफलता आप सभी की ये जोशीली उपस्थिति देखकर इसका अंदाजा लग रहा है, आभास हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सीढ़ियों पर बैठे तो कृपया बीच आप छोड़ दें। आपको जहां स्थान मिलता है आप सही स्थान पर आप बैठ जाएं। लोगों के लिए विश्राम दें, उन्हें आप साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ मोड पर लगाएं और कुछ पल और केवल आप अपने सब्र की परीक्षा दें। कुछ ही पल में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचेंगे। हम कार्यक्रम को तभी उनके आगमन के पश्चात ही आरंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद आपके सब्र के लिए। तो आईडी सुदर्शन चक्र होना चाहिए। भगवान कृष्ण के पास होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को एक साधारण परिवार में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही आपके माता पिता का देहांत हो गया। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने हिम्मत नहीं हारी और नागपुर, यवतमाल और पूना में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1910 में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता चले गए। डॉक्टर साहब कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य बने। 1916 में वापस नागपुर आए और अपने मित्र भाऊजी कवरे के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने
जंगल आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने आपको जेल में डाल दिया। 1900 में जेल से बाहर आने के बाद आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में चल रही गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। आपने देश में एक अनुशासित, कार्यकर्ता आधारित और राष्ट्रवाद से भरपूर संगठन की आवश्यकता महसूस की और 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की पहली प्रतिदिन शाखा का आरंभ 28 मई 1926 के दिन हुआ। यह आपके दूरदर्शी व्यक्तित्व के कारण ही संभव हुआ है कि आज संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवक आधारित संगठन है। आज 50,000 से अधिक शाखाएं प्रतिदिन देश विदेश में लगती हैं और संघ प्रेरित अनेक संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करना था। गैदरिंग देख के ना बड़ा प्रोग्राम है होना चाहिए। इसमें पहले करा है कभी? मेरे पहली बार हो इतना ज़्यादा हो अभी मुझे नहीं ज़्यादा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कॉन्फिडेंस बात नहीं जब लेवल दिखाता है लेवल जो है ये बात है नहीं दोस्तों को भाई जब से हमने वो सब आने से विरोधी नहीं है नहीं ये ना मेरे को मैं बात कर रहा हूँ तो कहते 700 लोगों का अच्छा एक चीज़ है पावर आप जो सिखाते हैं मेरा काम लोग सिखाते हैं लेवल जुड़ गया है जब से समाज के लिए नहीं देश के लिए तो काम करते मेरे दोस्त वोट बोलते सुबह आके आज साथ सर वो ऑडियो नहीं आ रहा सबसे बड़ी बात सर ये लगा सर वो लेकिन हमारे पास तुम्हारे काम करना है हटो यहाँ से 1 घंटा हो गया सारी बंदोबस्त मैंने करवाया ये नहीं है वो नहीं अपना काम कर ज़्यादा मछली आया बक्सा मंगवाया सब कुछ करवाया इसका लाइट आपका तो इस पर लगा तो आ रहा होगा राष्ट्रीय केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को
एक साधारण परिवार में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही आपके माता पिता का देहांत हो गया। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने हिम्मत नहीं हारी और नागपुर, यवतमाल और पूना में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1910 में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता चले गए। डॉक्टर साहब कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य बने। 1916 में वापस नागपुर आए और अपने मित्र भाऊजी कवरे के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने आपको जेल में डाल दिया। 1922 में जेल से बाहर आने के बाद आप नीचे वाले गिरा दे भाई, ऐसे तो मतलब जो पहले के रखे हुए उनको गिरा दो है। यार बैग छोटा पड़ गया। ये वेट पड़ेगा, वो गिरेगा। इतने हैवी माइक उसके बाद देखिए हमेशा हिंदू ने क्या है और बाहर आएगा तो मुझे बचाएगा। गोपाल मुखर्जी और गोपाल पांडा जो है अपने गोपाल पांडा उन्होंने अपने साथी के साथ जो है आपके इस धैर्य के लिए आप सभी दुआ के पात्र हैं। हमें जो सूचना मिली है उसके हिसाब से केवल 5 मिनट के अंतराल के बाद हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस सभागार में पहुंचेंगे। केवल 5 मिनट आप और धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए इसी तरह इस मंच में आसीन रहें अपने अपने स्थान पर। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि ये हॉल आप सबकी उपस्थिति से एकदम जोश से भरा हुआ है। आपको जहां स्थान मिले आप खड़े हों, बैठें और एक बार जोरदार तालियों के साथ आप बधाई दें कि आप पहुंच गए हैं। जय जय। है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, आपका सुर उठा है तो मंच से भी सुर में इस मंच का सुर पे जुड़ना चाहिए। तो मैं भी एक बार माँ भारती के चरणों में उनके जयकार का घोष जो है वो लगाना चाहूंगा। माता की वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि कार्यक्रम सुरुचि प्रकाशन का नहीं, विद्यार्थी परिषद का है। इस जिसे
उर्दू में कहेंगे जोश जवानी, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप इसी तरह से पूरे धैर्य के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे सब्र के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। केवल अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, जिसके बाद हम इस कार्यक्रम को औपचारिक तौर पर हमारे अतिथियों के आने के बाद आरंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद आपके सब्र के लिए। आपसे दोबारा निवेदन है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन अभी भी ऑन हैं या नॉर्मल मोड पे हैं तो आप उन्हें या तो फ्लाइट मोड पर रखें या फिर आप उन्हें साइलेंट मोड पर रखें। बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को एक साधारण परिवार में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में ही आपके माता पिता का देहांत हुआ। परिस्थितियों में भी आपने हिम्मत नहीं हारी और नागपुर, यवतमाल और पूना में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1910 में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कलकत्ता चले गए। डॉक्टर साहब कलकत्ता में अनुशीलन से बने। 1916 में वापस नागपुर आए और अपने मित्र भाऊजी कवरे के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने जंगल आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने आपको जेल में डाल दिया। 1900 बाहर आने के बाद आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में चल रही गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। आपने देश में एक अनुशासित, कार्यकर्ता आधारित और राष्ट्रवाद से भरपूर संगठन की आवश्यकता महसूस की और 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापना की। संघ की पहली प्रतिदिन शाखा का आरंभ 28 मई 1926 के दिन हुआ। यह आपके दूरदर्शी व्यक्तित्व के कारण ही संभव हुआ है। स्वयंसेवक आधारित संगठन है। आज 50,000 से अधिक शाखाएं प्रतिदिन देश विदेश में लगती हैं और संघ प्रेरित अनेक संगठन विभिन्न संपूर्ण सा परिप्रेक्ष्य संपूर्ण देश के बारे में यहाँ आप सकते आप एक काम जहाँ जगह आपके भाई बैठे हैं, कम संख्या में बैठे हैं, यहाँ पर उनको अचानक चिंता करती है कि आप सोचते हैं बच जाएंगे हमारे भाई बहन, नमस्कार। भारत की राजधानी दिल्ली के सर्वोच्च प्रतीक इस संसद भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में आप सभी गणमान्य नागरिकों का मैं विकास कौशिक सुरुचि प्रकाशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। को पूरी दुनिया जानती है, उसकी नींव रखने वाले परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को ठीक से जानने वाले लोग बाहर की सृष्टि में न के बराबर हैं। लेकिन क्यों?
इसका उत्तर यह है कि कई बार कोई व्यक्ति अपने काम से इतना अधिक पहचाना जाता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पूरा जीवन, उसका इतिहास उसी में छिप जाता है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें आमतौर पर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के तौर पर जानने के बाद मनोरुख से जाते हैं, क्योंकि उनके नाम से आगे उनके द्वारा गढ़े गए संगठन का परिचय ही हावी हो जाता है। लेकिन आज समय की मांग है कि डॉक्टर हेडगेवार जी को सही तरीके से जानने के लिए उन्हें नवीन दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी भी तरह के पूर्वाग्रहों से हटकर उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को समझा जाए, उससे सीखा जाए। और इसी कार्य में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे सामने आ रही है संघ सृष्टि की कल्पना करने और उसे धरातल पर साकार करने वाले इस युग दृष्टा की जीवनी, हिज ऑटोबायोग्राफी, मैन ऑफ द मिलेनिया, डॉक्टर हेडगेवार। NH नाना पालकर जी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में आज हमें जिन विभूतियों का सानिध्य मिल रहा है, मैं मंच पर आपका उनसे छोटा परिचय कराना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आंध्र प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमान सैयद अब्दुल नज़ीर जी हमारे बीच में हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह परमादरणीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी हमारे बीच में हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एशियानेट न्यूज़ के कार्यकारी चेयरमैन श्रीमान राजेश कालरा जी, आपका भी बहुत स्वागत। सुरुचि प्रकाशन के चेयरमैन श्रीमान राजीव तुली जी, आपका भी बहुत अभिनंदन। अतिथियों के संक्षिप्त परिचय के बाद अब समय है मां भारती की स्तुति वंदे मातरम से इस कार्यक्रम को औपचारिक तौर पर आरंभ करने का। मैं सुमन्या कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करें। आप सभी से निवेदन है कि वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकल निनादकराले कोटि कोटि भुजै धृतखर करवाले ओ बोला केनो माए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धाम तुमि हृदि तुमि महिमा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोय प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितभूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की धन्यवाद सुमन्या कश्यप जी। और माँ भारती के वंदन के उपरांत ईश्वरीय सत्ता के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए मैं मंचासीन महानुभावों को निमंत्रित करता हूँ। आप मंच के समीप लगे इस दीप को प्रज्वलित करें और इस कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत करें। And now it's my pleasure to share with you a detailed introduction of our chief guest for this evening. We have Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri S. Abdul Nazir. Mr. Nazir is a former judge of Supreme Court of India. He was retired in January 2023. During his tenure as Supreme Court judge, Justice Abdul Nazir was part of many landmark judgments, including the Triple Talaq case, the demonetization case, and the judgment that held the right as a fundamental right. But his role in the Ayodhya Ram Janmabhoomi case is required a special mention. Justice S. Abdul Nazir was the only Muslim judge on the Constitution bench that heard the Ayodhya Thank you. Actually, I was forgot that it was not required to specially mention his name in this case, but also a special applaud from your side. Thank you. Thank you once again. And as I was saying, that heard the controversial, in fact not controversial, that heard the Ayodhya land dispute case and delivered a unanimous verdict. This demonstrated Justice Abdul Nazir's commitment to the right kind of secularism and willingness to serve the judicial institution. Shortly after retirement, he was appointed as the Governor of Andhra Pradesh on February 12, 2023, and currently he is heading the constitutional position in the state. Welcome, Mr. S. Abdul Nazir Sahab as our chief guest today. और हमारे मुख्य अतिथि के औपचारिक स्वागत के लिए मैं सुरुचि प्रकाशन के चेयरमैन राजीव तुली जी से निवेदन करता हूं। और जो करतल ध्वनि आपकी तब थी वो अब भी जरूर होनी चाहिए। Just to mention, we are gifting a set of special books from Suruchi Prakashan. और अब वो व्यक्तित्व जिसके किसी परिचय की हम सबके बीच में यूं तो आवश्यकता नहीं है, किंतु औपचारिकता के नाते मैं आपका परिचय उनसे कराना चाहता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परमादरणीय श्री दत्तात्रेय होसबाले जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं, सभी स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा पूज्य हमारे दत्ता जी यानी दत्तात्रेय होसबाले जी कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं। 1 दिसंबर 1955 को जन्मे होसबाले जी बालकाल स्वयंसेवक हैं। मात्र 13 वर्ष की उम्र में यानी वर्ष 1968 में, यही दत्ता जी की विशेषता है, दत्ता जी कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और मुझे भी वही आदेश हुआ है। धन्यवाद आपका। और दत्ता जी के औपचारिक स्वागत के लिए मैं सुरुचि प्रकाशन के मैनेजिंग ट्रस्टी रजनीश चिंदर जी को आवाज देता हूं।
And now I should introduce you to our guest of honor, Shri Rajesh Kalra. He is an accomplished entrepreneur and journalist with over 3 decades of rich experience with a solid foundation in print media spanning 12 years. He seamlessly transitioned into the digital news world in 1999. For nearly 14 years, he held the esteemed position of Chief Editor in the Times Group Digital. Before embracing the digital frontier, he honed his skills in various print divisions, including notable publications such as The Economic Times, Business Standard, and The Times of India. Beyond his professional endeavors, he has left an indelible mark in the realms of sports and social welfare. As a member of Prime Minister's Olympic Task Force and All India Council for Sports, his contributions have been invaluable. Currently, he is serving as Executive Chairman, Asianet News. Please welcome Lord and आपके स्वागत के लिए भी मैं रजनी जिंदल जी और एक संक्षिप्त परिचय राजीव तुली जी का भी। राजीव तुली जी बालकाले स्वयंसेवक हैं। आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी संघ को समर्पित है। आपने दिल्ली प्रांत दायित्व का निर्वहन वर्तमान में आपके पास सुरुचि प्रकाशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी है। और अब बिना वक्त गवाए मैं राजीव तुली जी को मंच पर निमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस पुस्तक का मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार का एक इंट्रोडक्शन हमारे बीच में रखें। नमस्ते। मंचस्थ महानुभाव आदरणीय श्री अब्दुल नज़ीर, महामहिम राज्यपाल आंध्र प्रदेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबले जी, एशिया नेट न्यूज़ के चेयरमैन और मेरे मित्र श्री राजेश कालरा जी, तथा इस सभागार में और इस सभागार से बाहर भी सुधी जन जो इस कार्यक्रम में आज आए हैं, आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत है। सुरुचि का थोड़ा सा इतिहास आपके सामने में। लगभग सुरुचि संस्थान जब सुरुचि संस्थान प्रारंभ हुआ उस समय राष्ट्रीय विचार या राष्ट्रीय जुड़ी जो सामग्री थी उसको छापने से लोग कतराते थे और जैसे संघ के बहुत सारे संगठन या संघ के बहुत सारे प्रकल्प एकदम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ शुरू हुए, वैसे ही सुरुचि प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अभी तक सुरुचि प्रकाशन मुझे लगता है कि देश भर में अगर सेल्स और मार्केटिंग की बात करें तो शायद सबसे बड़ा सेल्स और मार्केटिंग का नेटवर्क सुरुचि प्रकाशन है। हम अभी जो हमने इस पुस्तक से पहले जो 2 पुस्तकें छापी, उन दोनों पुस्तकों का लगभग 1.25 लाख से ऊपर की बिक्री हमने की है। सत साहित्य के प्रसार के लिए सुरुचि प्रकाशन की स्थापना हुई तो हमने अपने सभी टाइटल्स जो हमारी वेबसाइट है उस पर फ्री में डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ में उपलब्ध भी करवा रखे हैं। और आप सब को जानकर के आश्चर्य होगा, प्रत्येक मास 1 लाख से 1.25 लाख पुस्तकें डाउनलोड होती हैं और वो केवल भारत में ही नहीं, विश्व में जहां भी भारतवंशी रहते हैं लगभग उन सभी देशों में ये पुस्तकें डाउनलोड होती हैं। सुरुचि की पुस्तकें जैसे समय बदला हमारी वेबसाइट पर, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, इन सब पर तो उपलब्ध है ही। अभी हमने ऑडियो बुक्स लाने के लिए भी सुरुचि का एक कदम और भी बढ़ा है। अभी कुछ दिन में यही पुस्तक जो है ये ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार पर ये जो पुस्तक मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार है, जिसका अनुवाद लंदन में रहने वाले डॉक्टर अनिल नेने जी ने किया, और इस पुस्तक पर लगभग 2 साल से काम हो रहा था और दैवयोग से 3 महीने पहले
डॉक्टर नेने अपनी इहलोक की यात्रा समाप्त करके बैकुंठ चले गए। इस पुस्तक को विशेष रूप से युवाओं और विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के लिए उन्होंने अनुवाद किया। जब प्रारंभ में उनसे चर्चा होती थी, बात होती थी, तो बहुत पैशन के साथ कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक विश्व के सब देशों में इसका विमोचन कार्यक्रम होना चाहिए। आप इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम ऐसे स्थान पर करिए जो अपने आप में बहुत गरिमामय हो, क्योंकि ये जो पुस्तक है, जिन पर यह पुस्तक है, उनके कारण से पूरे विश्व की दिशा बदलने वाली है, ऐसा उनका बार बार कहना था। और आज हम अच्छा रहता कि वो आज इस कार्यक्रम में रहते, परंतु उनके परिवार से उनकी सहधर्मिणी यहाँ है, अभी उनको मंच पे बुलाकर उनका भी आप सबसे परिचय करवाएंगे, परंतु आज हम उनको भी एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने वाले हैं और 1925 में विजयदशमी के दिन प्रारंभ हुआ संघ आज एक वटवृक्ष बन चुका है। आज ये जो संघ का मॉडल है, इसको विदेशों में भी कॉपी किया जाना और उसके अनुसार वहां पर ऐसा संगठन खड़ा करना, इस प्रकार की भी ये भी प्रारंभ हुआ है। ये जो पुस्तक, ये डॉक्टर साहब की मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी 1966 में पुस्तक छपी। जिन्होंने लिखी वो डॉक्टर साहब के सहयोगी थे। मराठी में पुस्तक की डॉक्टर हेडगेवार चरित्र नाम से। मुझे लगता है कि सबसे ऑथेंटिक पुस्तक अगर डॉक्टर साहब पे उनकी जीवनी यदि कोई हो सकती है तो वो ये पुस्तक है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी कहते थे, अगर संघ को समझना है तो डॉक्टर साहब को समझना पड़ेगा, और यदि आपने डॉक्टर साहब को समझ लिया तो संघ समझ में आ जाएगा। सुरुचि का प्रयास है कि इस पुस्तक के माध्यम से देश के युवा, विदेशों में रहने वाले भारतवंशी और विदेश में अपने देश को महान बनाने के लिए काम करने के इच्छुक लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे ये पुस्तक विदेशों में भी सब स्थानों पर उपलब्ध हो, और मुझे लगता है इस पुस्तक की सार्थकता इसी में होगी। बाकी आप सब, हम सब दत्ता जी और बाकी सब जो मंचस्थ महानुभाव हैं उनको सुनने के लिए आतुर हैं। हमने ये पुस्तक आपके हाथ में दी है। अब आप सब पाठक इस पुस्तक को कितना सफल और कहां तक पहुंचाएंगे, ये आपके हाथ में है। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। और अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेश कालरा जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, एशियानेट न्यूज़ को मंच पर बुलाता हूं। कृपया आप मंच पर आएं और अपनी बात हमारे बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत श्री राजेश कालरा जी का। Respected Shri Abdul Nazir ji, Shri Dattatreya ji, Rajiv Tuli ji, Rajneesh Jindal ji, friends, Namaskar and good evening. I am delighted to be here at the launch of the biography of Shri Hedgewar ji, the founder of RSS. Hedgewar ji's contribution to the organization goes far beyond being its founder alone. Hedgewar ji's contribution to the organization goes far beyond being its founder. His views on how any organization involved in nation building must function played a huge role in how it shaped India and its destiny. This prime was key to his thinking. He believed that no individual, organization or a nation can be successful without discipline. And that has been the cornerstone of RSS's functioning, and it has paid rich dividends. But before I go ahead, let me make one thing very clear. I am not a Dikshit of this organization. And given the audience and most in attendance, and the chief guest here and everyone else,
I am decidedly inadequate to comment on Shri Hedgebar's life and his achievements. So I am an outsider, yet an admirer, and would share my personal opinions instead. I have observed the working of RSS very closely. In all my dealings with my RSS friends, what comes out clear is that the Rashtra is Sarvopari, bigger than the nation. Be it Charitra Nirman, Vyakti Nirman, Samaj Nirman, or Rashtra Nirman, RSS has been at the forefront. It has wings that work in all these areas. Given all this, I have often wondered why the narrative that is being spread for decades about this organization has been negative. We all know the politics behind such branding and narrative, but anyone with a modicum of objectivity can see the positive impact that this organization on the society for decades. As I said before, anything good for the society, good for the nation, be it character building, preservation, national integration, disaster relief efforts, promoting self-reliance, empowering youth and citizens, environmental initiatives, promotion of yoga and Ayurveda, and so on, you would find this organization has played a meaningful role in all these things. Anything related to Bhartiyata, something that is on the ascendance these days, you look behind and it's the RSS that is behind it. Just the day before, I was in Mumbai speaking at the Internet and Mobile Association of India's annual conference. The topic on which I was asked to speak was science and soul behind building Indic brands. I made the point that growth in nationalism is a major factor behind the growth in Indic brands, and it isn't hard to guess who and what is behind this sentiment. The role that the organization plays during natural calamities is almost legendary. Several of you would remember the devastating Uttarakhand floods a few years ago. The central government had asked the army to help. Having done most of my mountaineering and training in Uttarakhand, I also was handing out, let me be very honest, unsolicited advice to a lot of who were there to help. Among them were several army officers involved in the rescue operations in Uttarakhand. One thing I heard from each of them, not one person did not say this, that whenever difficult areas to help, RSS volunteers were already there. And they had been working systematically. The hard work had already been done before we stepped in, was their common refrain. I also mentioned earlier the role an organization needs to play in character building that determines ultimately the character of the nation. Let me share an anecdote that was shared with me by a friend at the National Disaster Management Authority who had gone to Japan to help after tsunami there. He said that the thing which was most in demand was drinking water. And as they went door to door in a boat, offering a limited amount of water per person, there were instances which were shocking to them of people refusing to take water, saying, "We have, please go and give it to somebody else who needs it." Now you know what I am trying to say. In our nation, our first response would have been to hold, not to pass it to somebody who actually needs it. And when I think of an organization that can build our character so that we also behave like the citizens in Japan did during a calamity, the organization that comes to my mind is the RSS. I think it can shape that thing in the people. And before I end, let me say something that is the result of my conversations with a lot of silent supporters of this organization from different walks of life. Dattatraya ji, this is especially for you and all the people from the organization. I actually think it is something very interesting and important. Many of the thoughts and principles about duty and nationhood practiced by the RSS are ancient yet eternal. The narrative and idioms used to convey these thoughts are not always contemporary. In my opinion, there are many in today's Bharat
who would readily accept, internalize, and practice these timeless principles if they were communicated in a contemporary context, in today's idiom, and leverage the power of modern technologies. This will accelerate broader adoption of these principles and integration into our daily lives. As I said, I am not a Dikshit of the organization, but an admirer, and that admiration has only grown as I have gotten to know their true character, which is different from built into the population for decades. All of this is possible due to the ingrained discipline thanks to its founder. I will now leave it to those who are far more qualified and accomplished than me to talk about him. Thank you very much for inviting me. Jai Hind. Thank you, Rajesh ji. And what you said is truly inspiring and praising. Thank you so much. And you rightly said, nothing is bigger and important than our country. और यही हम संघ की शाखाओं में सीखते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है. और ये हमें उस व्यक्ति ने सिखा है जिनकी जीवनी का आज लोकार्पण है और उसका शीर्षक है मैन ऑफ द मिलेनिया. और अब एक ऐसे व्यक्ति का परिचय जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले राजीव जी बता रहे थे कि इस पुस्तक को संसार तक पहुंचाने में उनकी सबसे अहम भूमिका है. स्वर्गीय अनिल नीने जी, हिंदू स्वयंसेवक संघ के आप कार्यकर्ता रहे. आपका निवास लंदन इंग्लैंड में रहा, जहां रहकर आप संघ चालक के नाते कार्यरत रहे. परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के सहयोगी रहे NH नाना पालकर जी ने मराठी में हेडगेवार चरित के नाम से जो पुस्तक लिखी थी, उसका स्वर्गीय अनिल नीने जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया. अपने वतन की मिट्टी से दूर रहकर भी अनिल जी जीवन भर हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए समर्पित रहे. ऐसी पुण्यात्मा को नमन. और उनकी पत्नी श्रीमती अश्विन नीने जी को मैं आज इस कार्यक्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में पुस्तक की प्रति देने और सम्मानित करने के लिए मंच पर निवेदन करता हूं कि आप हमारे बीच मंच पर आएं. हमें याद रखना चाहिए कि अनिल नीने जी कभी भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर. श्रीमती अश्विन नीने जी का सहयोग ताउम्र उनके साथ नहीं रहता. इसलिए बहुत ही जोरदार करतल ध्वनि इस संसद भवन के प्रांगण में. और अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और समय इशारा कर रहा है कि हम आज इस कार्यक्रम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसा इस पुस्तक मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार का लोकार्पण हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और गेस्ट ऑफ ऑनर के हाथों हो, उनके करकमलों से हो. उस घड़ी के नज़दीक हम पहुँच चुके हैं. और बिना वक्त गवाए अपने शब्दों से गागर में सागर भरने वाले हम सबके प्रेरणा पुंज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय दत्ता जी को मैं मंच पर निवेदन करता हूं. आज के इस कार्यक्रम में
इस ग्रंथ के लोकार्पण के लिए पधारे आंध्र प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मान्यवर अब्दुल नजीर साहब जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित एशियानेट के राजेश कालरा जी, सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष और वर्षों से मेरे मित्र राजीव टूली जी और श्रीमती अनिल लेने अश्विनी जी, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन से संबंधित उनकी जीवनी, इसके इंग्लिश में मैन ऑफ द मिलेनिया डॉक्टर हेडगेवार, इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए सुरुचि प्रकाशन दिल्ली और इसके इंग्लिश में भाषांतर करने वाले स्वर्गीय श्री अनिल लेने जी, ये सभी हम सबकी ओर से अभिनंदन के लिए पात्र हैं। सुरुचि प्रकाशन के बारे में राजू जी ने कहा ही है। श्री अनिल लेने जी के बारे में संक्षेप में यहाँ कहा गया। मान्य अनिल लेने जी से कई वर्षों तक मेरा संपर्क संबंध रहा। इंग्लैंड के मेरे प्रवास में भी, भारत में जब भी वो आते थे, विशेष करके पुणे में थे और अन्य अन्य स्थानों पर आए, कार्य करते करते वो इस लोक से चले गए। थाईलैंड में, बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में वो वहाँ भाग लेने आए थे। पहले दिन रहे और तीसरे दिन होटल के रूम से वो बाहर नहीं आए। कार्यक्रम समारोह होने के बाद सभी को लगा अनिल जी नहीं दिख रहे हैं, तो तब तक परिस्थिति अपने नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वो इस लोक से हमेशा के लिए चले गए। इसलिए राजू जी ने ठीक ही कहा, आज के पुस्तक के लोकार्पण एक दृष्टि से स्वर्गीय अनिल लेने जी की स्मृति में श्रद्धांजलि भी है। वैसे उनको इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहते तो हमारा आनंद ज्यादा होता। भाभी जी यहाँ आए हैं, इसलिए मैं हम सबकी ओर से अनिल लेने जी को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया। और इंग्लिश में नाना पालकर जी की जो लेखनी से, कलम से जो अधिकृत दृष्टि से डॉक्टर साहब की जीवनी प्रकाशित हुई 50 के दशक में, तब तक डॉक्टर जी के स्वर्गवास होकर 10-12 साल हो गए थे, उससे ज्यादा हो गए थे। उससे पहले एक छोटी सी पुस्तिका डॉक्टर जी के बारे में, उनके देहांत के पश्चात क्रिया सिद्धि सत्वे महातानोपकरणे, इस शीर्षक से छपी थी, बहुत छोटी थी। डॉक्टर जी के बारे में नाना पालकर जी ने बहुत शोध करके डॉक्टर जी के जीवन में उनके साथ जो कार्य किए,
जो तब जीवित थे ऐसे लोगों से मिलकर या डॉक्टर जी के पत्र जो मिले उसके आधार पर, उन दिनों में समाचार पत्रों में जो मिला था उसकी दृष्टि से उन्होंने तो एक अधिकृत डॉक्टर हेडगेवार चरित्र इस नाम से मराठी से उन्होंने प्रकाशित किए। हिंदुस्तान के हर भाषा में पिछले दशकों में उसका अनुवाद हुआ था। अंग्रेजी में किसी ने पहले एक दो बार प्रयत्न तो किए थे, किसी न किसी कारण से वो पूर्ण नहीं हो पाया और अंग्रेजी अनुवाद के बारे में भी थोड़ा सा समाधान नहीं हुआ था। अनिल नेने जी ने प्रयास किया। वैसे अंग्रेजी में दो विशेष रूप से मैं उल्लेख करूंगा। दो पुस्तकें अंग्रेजी में आए हैं। डॉक्टर हेडगेवार द इपोक मेकर, माननीय एच.वी. शेषाद्रि जी जो संघ के माननीय सरकारी रहे हैं, जीवन भर प्रचारक रहे, वो सीधा लेखक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं था इसके आधार पर, लेकिन अंग्रेजी में एक दृष्टि से अधिकृत ग्रंथ के नाते वह उपलब्ध है। दूसरे पुस्तक नाना पालकर जी को उस समय किसी न कारण से जो शोध कार्य में उनको उपलब्ध नहीं हुआ होगा, उनके पास संसाधन कम होंगे, वो कितने कर पाए मैं तो नहीं जानता, लेकिन अधिक रूप से जैसे बताया एक ऑथेंटिक बायोग्राफी तो है ही, लेकिन कई नई जानकारी के साथ इस सभागार में उपस्थित है हमारे मित्र प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी ने डॉक्टर हेडगेवार बारे में एक जीवनी उन्होंने लिखी, वो प्रकाशित है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और कई भाषाओं में उसका भी अनुवाद हुआ है। संघ के बहुत सारे अध्ययनशील लोग, संघ के कार्यकर्ता अधिकारियों में राकेश सिन्हा जी के उस पुस्तक के बारे में विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, क्योंकि नाना पालकर जी को जो कुछ बातें उस समय उपलब्ध नहीं हुई होगी वो इसमें आए राकेश सिन्हा जी के। इसलिए मैं एक दृष्टि से कहूँगा, नाना पालकर जी की जो पुस्तक अभी जो आज लोकार्पण हुआ है इंग्लिश, राकेश सिन्हा जी की पुस्तक और माननीय शेषाद्रि जी की पुस्तक, तीनों मिलकर 3 वॉल्यूम्स के मिलकर डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी पूर्ण हो जाती है, ऐसे मानना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आप पढ़िए, वो दोनों भी पढ़िए। वैसे देखा है तो आज मेरा भाषण वैसे यहाँ बहुत प्रासंगिक नहीं है। क्यों? मैं संघ के कार्यकर्ता हूं और साल भर संघ के बारे में बोलता ही रहता हूं, इसलिए मैंने कहा मुझे आज मुख्य भाषण नहीं करना है। अभी राजेश जी काला जी ने संघ के बारे में उनके अनुभव के आधार पर कुछ बातें बताई। हम संघ के लोग ऐसे लोग हैं, इतने शुष्क हैं, हम धन्यवाद भी नहीं देते। हमको लगता है ठीक है, अच्छी बात है, आपने संघ को इतने समझ लिया नजदीक से, तो कि संघ को दूर से समझने के प्रयत्न मत करो, संघ में आओ, देखो, संघ के लोगों से नजदीक से देखो, आकर देखो, आपको ठीक नहीं लगा तो चले जाओ। तो ऐसे कई बार हम कहते हैं। तो संघ के समझने के लिए लेकिन दिल ज्यादा चाहिए, क्योंकि संघ उस प्रकार के व्यक्ति के कारण बना हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार केशवराव उनके नाम था, बलिराम पंत उनके पिताजी का नाम था। नागपुर में उस समय उनके जन्म हुआ जब देश के अंदर अंग्रेजों के राज चल रहा था। नागपुर ऐसे एक केंद्र था, कई प्रकार के देश के मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रकार की धाराओं के लोग नागपुर में उपलब्ध थे।
उन सबके कारण एक वातावरण भी ऐसा बना था। उस वातावरण में डॉक्टर सबका जन्म हुआ और डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में यदि विचार करें तो वो किसी प्रतिक्रिया से देशभक्ति उनके नहीं थी। यहाँ अंग्रेज राज चला रहे हैं इसलिए देशभक्ति, ऐसे नहीं। उनके देशभक्ति इस राष्ट्र में हम जन्मे हैं तो ये अपना ऋण है, हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए ही वॉज ए बॉर्न पेट्रियट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग पेट्रियट एंड एन एक्टिव पेट्रियट। और इसलिए उनके वाणी में वह देशभक्ति धड़कती थी। उनके संपर्क में आए हुए लोग देशभक्ति के उस स्फूर्ति को, प्रेरणा को लेकर ही जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो डॉक्टर साहब के पूरे जीवनी तो यहां मैं नहीं बताऊंगा। इस पुस्तक के संदर्भ में कुछ बातें डॉक्टर जी के बारे में आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो डॉक्टर जी के एक व्यक्तित्व के बारे में, विचार के बारे में, उन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में और उनके जीवन का संदेश, इसको हम थोड़ा सा देखें। डॉक्टर जी ने एक संगठन प्रारंभ किया जो आज विश्व में अध्ययन के एक विषय बना हुआ है। Every year there are books being published on the movement called Rashtriya Swayamsevak Sangh. And the people who are studying the RSS are not the Swayamsevaks of the RSS. Many people who may be identified as the outsiders. RSS doesn't consider anyone to be outsider. However, in order to make my words better understood, I am saying that people who have not worked in the RSS, those who have tried to attend RSS just now, as Rajesh Kalraji was mentioning, people of this country, people of other countries, they have come out with books on RSS. संघ के कार्य के संदर्भ में, संघ के विचार, फिलॉसफी के बारे में, संघ ने समाज में क्या बदलाव लाया है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पुस्तक लिखे हैं। पिछले एक दशक में more than dozen books have come out. The founder of RSS passed away in the year 1940. देश स्वतंत्र होने के 7 साल पहले स्वर्गवास हो गया। तो आज इतने वर्षों के बाद भी डॉक्टर हेडगे बारे में अध्ययन करना, उन्होंने क्या किया ऐसे जिसके कारण से राष्ट्र सर्वोपरि देश के लिए जीवन के हर कण को, हर क्षण को देना चाहिए, ऐसे कहने वाले लोग हर पीढ़ी में जन्म लेते हैं और संघस्थान में ऐसे लोग तैयार होते हैं। ऐसे कौन सा मंत्र, ऐसे कौन सा तंत्र इस महानुभाव ने दिया, यह अध्ययन के विषय आज विश्व भर में बना हुआ है। People are studying not just RSS but the founder of the RSS. लेकिन डॉक्टर हेडगेवार कैसे थे? उन्होंने कहा मैं फाउंडर नहीं हूं और मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कभी यह नहीं कहा मैंने आरएसएस का प्रारंभ किया है। उन्होंने जिस दिन संघ को प्रारंभ किया, अपने घर के ऊपर के कमरे में 16 लोगों के सामने उन्होंने कहा हम लोग आज संघ का कार्य प्रारंभ करेंगे। उस दिन संघ का नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना। 6 महीने के बाद संघ के कार्यकर्ता जो उनके सहयोगी थे उन सबको बिठाकर उन्होंने पूछा अपने कार्य का नाम क्या रखा जाए। एंड डेमोक्रेटिकली इट वाज डिसाइडेड दैट इट विल बी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो फिर उन्होंने 4 महीने के बाद और एक बताया
आपको संघ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, लिख के लाइए। तो फिर संघ के गुरु कौन होने चाहिए, इसकी चर्चा की। उन्होंने कभी अपने को गुरु नहीं माना, किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। उन्होंने कहा व्यक्ति कितने भी बड़े हो, आज ऐसे हैं कल ऐसे हैं, दोस्त दिखते होंगे, और देखने वालों के मन में कैसे हैं ऐसे गुरु दिखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा भगवद्वज गुरु है। एक विशिष्ट प्रकार के सोच के व्यक्ति थे। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा मैं कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहा हूं, उन्होंने कहा मैं कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा हूं। भारत में अपने समाज को यहाँ के प्राचीन संस्कृति परंपरा के आधार पर युगानुकूल संदर्भ में इस समाज को संगठित अवस्था में लाने का प्रयत्न हर युग में होता रहा है। उसी कार्य को मैं आज इस संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा हूं। He did not claim any credit for founding a new organization. डॉक्टर हेडगेवार उस प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने ये समाज का काम है, समाज के लोग करेंगे। तो इसलिए उन्होंने जब उनको सरसंघ चालक के नाते कार्यकर्ताओं ने किया, घोषित करके उनको प्रणाम दिया, उसके बाद 1933 सितंबर में अपने डायरी में उन्होंने लिख के रखा, इस संघ का जन्मदाता अथवा स्थापकर्ता मैं और आप सब हैं, इसका मुझे पूरी तरह ज्ञान है। दूसरे बिंदु, आपके द्वारा उत्पन्न संघ का आपकी इच्छा एवं आज्ञा से मैं धात्री का काम कर रहा हूं। आई एम ओनली ए मिडवाइफ। इसके आगे भी आपकी इच्छा और आज्ञा होगी, तब तक यह काम मैं करता रहूंगा तथा यह काम करते हुए कितना आए और मानापमान सहन करने की बारी आई तो भी मैं अपना पांव पीछे नहीं हटाऊंगा। परंतु मेरे इस काम के लिए अयोग्य होने के कारण मुझसे संघ का नुकसान होता हो, ऐसा यदि आपको लगे तो दूसरा योग्य मनुष्य इस स्थान के लिए ढूंढ निकालिए, मैं उनके आज्ञा अनुसार काम करता रहूंगा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा होगा, नेवर। कभी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, कभी ऐसे उन्होंने व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सामूहिकता को, टीम वर्क को हर प्रकार से उन्होंने प्रयत्न किया। तो इसलिए डॉक्टर जी के व्यक्तित्व एक आत्मविलोपी तो है ही, लेकिन संगठन शास्त्र के एक ऐसे वो ज्ञाता थे। समाज को संगठित अवस्था में ही दिखना चाहिए, इसलिए संगठन की आवश्यकता। संगठन व्यक्तियों से बनता है, इसलिए व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, व्यक्ति निर्माण का कार्य। देखिए, कोई भी समाज में सभी कहेंगे व्यक्ति कैसे चाहिए भाई, तो कहेंगे देशभक्त चाहिए, ईमानदार प्रामाणिक चाहिए, सेवाभावी चाहिए। ठीक है, कहां से तैयार होगा? से, विद्यालयों की शिक्षा से, समाज के वातावरण से, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व से, इन सब के कारण होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? स्वतंत्रता के आंदोलन में ही लोग एक दूसरे के टांग खींचने वाले क्यों बने? क्रांतिकारियों में एक दूसरे के लोग पुलिस को बताकर उसको जेल के भेजकर अब वो खुद को बचे, ऐसे भी हो गए हिंदुस्तान में। इतिहास देखिए, मैं देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर दूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे, हमारा रहे न रहे। इसको जीवन में चरितार्थ करने वाले लोगों को तैयार किए बिना एक समाज अपने वैभव को नहीं प्राप्त कर सकता।
इस विचार से डॉक्टर हेडगेवार जी ने क्रांतिकारी कांग्रेस के विदर्भ प्रांत के सह सचिव बनकर सब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के सब प्रकार के कार्य में अनुभव लेने के पश्चात भी ये मूल कार्य की आवश्यकता है, इसको उन्होंने समझा और उनका विचार रखा, उसके लिए शेष जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। एंड द रिजल्ट इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सी नाउ। ऐसे एक संवेदनशील व्यक्ति, साहसी, धीरज भी रखने वाले, के को एक एक बिंदु उन्होंने कैसे होने चाहिए, मनुष्य के साइकोलॉजी, व्यक्तिगत दृष्टि से, सामूहिक दृष्टि से, द इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड द कलेक्टिव साइकोलॉजी, इसको उन्होंने समझा। मैं समय के अभाव से इन सारे विषयों के विस्तार से नहीं बताऊंगा। देयर हैव बीन मेनी स्टडीज ऑन दिस। लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप करना चाहिए, टीम वर्क को कैसे डेवलप करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो किया, आज मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए स्टडी का विषय बना हुआ है। ऐसे पुस्तकें छपी हैं। तो इसलिए संगठन शास्त्र के एक न केवल ज्ञाता है, संगठन के निर्माता है। और विचार के दृष्टि से, जैसे मैंने कहा, प्रखर, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। देश की स्वतंत्रता के लिए 2 बार वो जेल यात्रा किए, 1921 में और 31 में। उन्होंने स्वतंत्रता के हर प्रयास में कार्य किया, स्वतंत्रता आंदोलन में। तो राष्ट्र समाज के एक आत्मविश्वास को, पुरुषार्थ को जगाए बिना राष्ट्र वैभव संपन्न नहीं हो सकता। अपने समाज में 3 प्रकार के दोष हैं। कालक्रमेण हम समाज के अंदर ये अवनति आ गई। एक, हम आत्माभिमान शून्य हो गए, lost our self-respect as a nation. Second, Dr. Ji found that we are unable to give up our selfishness. एक आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक हो गए। मैं पहले, बाद में देश। तीसरा, संगठित रूप में रहने के साथ चल नहीं सकते। 4 लोग इकट्ठा आएंगे तो हमारे अलगाव क्या क्या है, कैसे हम भिन्न हैं, कैसे हम समान हैं, ये कम हो जाता है। इन 3 दोषों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके आधार पर समाज के लिए उन्होंने कहा। इसलिए संस्कृत में एक केशवाष्टकम करके जो डॉक्टर हेडगेवार के बारे में रचना हुई है, उसमें यही कहा है, यो डॉक्टर एति पिछजाम पदमा दधानो विज्ञातवान भरत भूमि रुजान निदानम संघौषधम सुदपादि न वंचयेन तम केशवम मोहराम मनसा स्मरामि। वो डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ाई की, प्रैक्टिस तो नहीं किया, लेकिन वो डॉक्टर ने भारत भूमि के जो रोग है इस मिट्टी के, उसको उन्होंने पकड़ा और उन्होंने एक औषध तैयार किए, संघौषधम, उसको दिया। इस कारण से वो रोग दूर होने की स्थिति आ गई। ऐसे इसमें सारे कार्य किए। बाल्य विवाह के उन्होंने रोकने के लिए स्वयं आगे खड़े रहे, गोरक्षा के लिए गए। संघ के पहले दिन से जाति, अस्पृश्यता, इस विषय के बारे में कभी सोचा तक नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टर हेडगेवार जी ने सामाजिक समरसता के लिए किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुणे में डॉक्टर जी के साथ उन्होंने चर्चा संवाद किए। बाद में संघ के मंच से कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर, चालुक्य जी ने उसको अपने डायरी में रिकॉर्ड करके
किया है। स्वतंत्रता के बारे में डॉक्टर हेडगेवार नाक में कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ। कांग्रेस अधिवेशन में व्यवस्था में थे, स्वागत समिति में थे, और उस समय 30-31 साल की आयु उनकी थी। वो सब लोग मिलकर नेशनलिस्ट यूनियन करके एक मंच बना था। उन लोगों ने एक सभा की, कांग्रेस के लिए 2 प्रस्ताव नागपुर के रिसेप्शन कमेटी के ओर से उन्होंने उसके सामने रखा। रेजोल्यूशन नंबर 1 that was proposed by डॉक्टर हेडगेवार, वो था राज्य के घोषणा करें अपने अधिवेशन में, ऐसे विशुद्ध स्वातंत्र्य, ऐसे उन्होंने लिखा है। होम रूल वगैरह नहीं, विशुद्ध स्वातंत्र्य, अंग्रेज यहां से जाना चाहिए, हम अपने देश को हम संभालेंगे। ये कांग्रेस के रेजोल्यूशन तब तक नहीं हुआ था, उसमें भी नहीं हुआ, तो उन्होंने ये विचार रखा। दूसरे उन्होंने कहा, जो अपने को विशेष रूप से गौर करने की बात है, दूसरे प्रस्ताव उन्होंने जो रखा था वो है, कांग्रेस ये तय करे कि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करके विश्व के देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना चाहिए। यानी he had a global vision that the India's freedom is not just for the liberation of the people of India, but it is for something more. We have to liberate, emancipate those countries who are also suffering because of the colonial capitalist forces. ये उन्होंने कहा। बाद में लाहौर कांग्रेस में जब पूर्ण स्वराज की घोषणा रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा, उसको 26 जनवरी के दिन को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी शाखाओं में उस विषय को आनंद लिए भाषण होने चाहिए, कांग्रेस का अभिनंदन देकर प्रस्ताव पारित करो, ऐसे उन्होंने पत्र भेजा पूरे देश के अंदर, और संघ के शाखा में ऐसे कार्यक्रम हुए। दैट वाज डॉक्टर हेडगेवार। तो इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी की कई, तो मैं सभी केस में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में उनके जीवन का संदेश क्या है, श्री गुरुजी गोलवलकर जी ने ये जो पुस्तक आज जिसके लोकार्पण हुआ है, उसके मूल परिश्रमी एवं कर्मठ जीवन से सर्वसाधारण व्यक्ति को एक आशादायी संदेश मिलता है। दरिद्रता, प्रसिद्धि विहीनता, बड़ों की उदासीनता, परिस्थिति की प्रतिकूलता, पग पग पर बाधाएं, विरोध, उपेक्षा, उपहास आदि का कटु अनुभव के साथ स्वीकृत कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों का अत्यंत अभाव आदि कितनी भी कठिनाइयों के मार्ग में आए तो भी अपने कार्य के साथ तन्मय होकर मुक्ति से सुख दुख का माना अपमान, यश अपयश आदि किसी की भी चिंता न करते हुए यदि कोई प्रयत्नशील रहेगा तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी। यही संदेश डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन का है। आप अपने रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन आपके रास्ता का मार्ग है। हमारे हृदय के अंदर हमने ये संकल्प है, इस मार्ग पर मैं जाऊंगा, लक्ष्य प्राप्त करूंगा और किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करूंगा और जीवन को स्वच्छ, चरित्रवान, शुद्ध रखूंगा। ऐसे जो करके आगे बढ़ेगा उसके लिए आज नहीं तो कल सफलता मिलना ही चाहिए। यही डॉक्टर जी का जीवन का संदेश है। माननीय ठेंगड़ी जी 12 साल
यहाँ पार्लियामेंट में राज्यसभा सदस्य रहे। ठेंगड़ी जी लेबर फील्ड के बड़े लीडर थे। बहुत सारे लोगों से उनका संपर्क आता था। बालकृष्ण जी करके एक कम्युनिस्ट लीडर थे। डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी के संदर्भ में 1989 देश भर में डॉक्टर जी के चित्र वगैरह लगाया सब लोगों ने पूछा ये कौन है? ये आरएसएस का। आरएसएस जानते हैं? अच्छा ये है क्या आरएसएस का फाउंडर? लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि 1980s में देश में ये सारे इंटरनेट मीडिया वगैरह नहीं थे। आज गूगल में हर चीज मिल जाती है, उन दिनों में नहीं थे, तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं था ये कौन आदमी है। कभी देखा नहीं, कभी चित्र देखा नहीं था। तो उस समय एक इसी पार्लियामेंट के किसी परिसर में 3-4 लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। माननीय ठेंगड़ी सुन रहे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा, बालकृष्ण जी कम्युनिस्ट लीडर वो भी थे, वो भी राज्यसभा में थे। तो बातचीत में कहा थे, हु रिमेंबर्स डॉक्टर हेडगेवार कर रहे हैं? तो बालकृष्ण जी ने कहा, ठेंगड़ी जी ने कुछ नहीं कहा। तो बालकृष्ण जी ने कहा, यू कैन नॉट स्पीक लाइक दैट। देखो आदमी आज प्रसिद्ध होते हैं, दिखते हैं, ऐसे हमको लगता है, ऐसे नहीं है। The greatness of a person has to be measured by the length of the shadow that is cast in the future times. These were the words of Sri Balakrishnan ji, quoted by Dattopant Thengdi ji. इसलिए डॉक्टर जी के जीवन के, कार्य के, संदेश के, विचार के कारण उनके जो छाया आगामी भविष्य में लंबे दूर तक मिलते हैं, उस व्यक्ति को महान करते हैं। मैन ऑफ द मिलेनिया कहने में वो सार्थकता है, ऐसे मैं मानता हूं। नमस्कार। माननीय है कि आप कहते हैं कि आपका संबोधन आज प्रासंगिक है, किंतु मैं कहना चाहता हूं कि आपके शब्द हमारे लिए हमेशा आवश्यक रहते हैं। एंड अगेन टुडे वी गॉट टू नो रियल मीनिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, डॉक्टर साहब्स लाइफ एंड हिज लर्निंग्स। वंस अगेन थैंक यू सो मच दत्ता जी। और हम सभी संघ औषधम के अवयव बने, ऐसी कामना है। और अगर आपकी भी ऐसी कामना है तो मेरे स्वर मिलाइए आपके गड़गड़ाहट से। Thank you so much. And now we have arrived at the point where we would listen to the man who helped in the reshaping of current history of India by his jurist wisdom and unbiased judgments. Just now I am inviting our chief guest today, Honorable Governor of Andhra Pradesh, Justice S. Abdul Nazir, to share his wisdom with us, all of us. Thank you so much. श्री दत्तात्रेय होसबाले जी, चीफ स्पीकर ऑफ टुडेज प्रोग्राम, श्री राजेश कालरा जी, श्री राजीव तुली जी, चेयरमैन सुरुचि प्रकाशन, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the media, I extend my warm greetings to you all. It gives me immense pleasure to participate in today's program organized to launch the book Man of the Millennia, Hedgewar, written by Sri N.H. Nana Palkar, translated by Dr. Anil D. Nene, published by Suruchi Prakashan, New Delhi. I have had the privilege of reading a few chapters of the book, and I feel that Sri N.H. Nana Palkar, author of the original Marathi version of the book, and Sri Anil D. Nene, who translated the book into English, have not only summed up the life and times of the illustrious freedom fighter Dr. Keshav Balir Hedgewar, but also brought to light hitherto
unknown facets of or succeeded in articulating the biography of Dr. Hedgewar in a succinct and easy to understand manner with an eye for detail. The skillful and painstaking efforts of the authors in gathering historical data and presenting it in a subtle and captivating style is really laudable. Dr. Keshav Baliram Hedgewar was a far-sighted, dedicated, and committed nationalist and a man of free will. The following Subhashita best describes the personality of Dr. Patre Tyagi, Gune Ragi, Samibhaga cha Bandhushu, Shastre Bodha, Rane Yodha, Purusha Panchalakshanaha. Five qualities of a real man are: gives to the needy, indulges in virtues, shares with relatives, learned in sciences, and some of the events depicted in the book having taken place in the childhood and student days of Dr. Hedgewar show his patriotic zeal and fervor for his motherland right from a young age. I would like to recall here a few instances in the early life of Dr. Hedgewar as illustrated in the book. He threw a box of sweets given to him at school on the occasion of celebration of 60th anniversary of Queen into the litter bin, saying, I quote, "What joy is there if it is of our own defeat?" Such was his pride and self-respect. Dr. Hedgewar and his friends were profound in the life and struggles of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Guru Samarth Ramdas Swami. They were an immense source of inspiration for the boys, and they were deeply inspired by the philosophy of freedom movement. Dr. Hedgewar was an ardent admirer and follower of Lokamanya Balagangadhar Tilak, the great freedom fighter of that era, who declared that self-governance is my right. Newspaper Kesari, which created tremendous tremors amongst the British rulers. He was actively involved in the fundraising campaign of Tilak's novel and innovative program. Such was his devotion and dedication to the national cause that he would go from door to door seeking funds for the nation, and he used to patiently and devotedly listen to Tilak's vehement and fiery speeches, which naturally had a profound effect on these young minds and inflamed the patriotic emotions among the young generation. Dr. Hedgewar used to organize debates and discussions and tell them about national movements, policies, the British rule, and more importantly about Tilak's fourfold national program, its benefits for the country, and so on. He used to urge them to participate wholeheartedly in the national movements in their sacred duty, as their sacred duty. Those around him were mesmerized by his electrifying personality and bold speeches. He was passionate about the Vande Mataram movement and actively participated in the program by mobilizing fellow students and shouting Vande Mataram in front of the British officers, leading to his rustication in Nagpur.
used to look at him with respect and pride because he had sacrificed his education for the sake of Vande Mataram protest. Unfazed by the events that followed, Dr. joined Kolkata's National University to study medicine as his mind was inflamed with only one thought: how to drive away the British people from his beloved and sacred motherland. His experiences throughout his life strengthened his confidence over himself that he would find a way to make his wishes a complete reality. Naturally, his firm resolution was that he must gain higher education under any circumstances. His empathetic and compassionate attitude compelled him to establish first aid group to cater for the people caught of 1910 in Kolkata, nursing severely wounded and taking them on stretchers to the hospital with his fellow medical students. In those days, when floods and cholera struck Kolkata simultaneously, volunteers kept himself busy by distribute medicine and fresh water day and night in a finest example of exemplary servants of the society. In those days, during the time he spent in Bengal, Dr. Hedgewar understood well how poverty, ignorance, and a range of maladies had made village life pitiable. His heart cried out for them, and his mind wept for them. His determination to eradicate the miseries that afflicted the people of India was strengthened by such experiences. The importance he gave to self-respect was such that after obtaining the LM and S medical degree from the National University, he left Kolkata and returned to Nagpur and decided to forego the government's approval of his medical qualifications. Others might have thought of their prosperity, financial stability, honor, and position in the society, and thus would have bowed to government's diktat to get their qualification authorized. But he only thought of stability to his life's aims and objectives, service to the society and Mother India. He never studied medicine to earn wealth or prestige, even though at the time when he was qualified in the medical profession, there was a great demand for doctors and many opportunities were available for them to practice. He had also taken a vow to remain a bachelor forever and serve the motherland, and was well aware of the fact that any calamity could befall him serving Mother India. He used to utilize the occasion of 10-day Ganesh Utsav to deliver fiery and passionate speeches to keep the people awake to then prevailing situation and to ensure that blood of patriotism remained at boil. He joined the Home Rule League in the Central Province and delivered stimulating lectures, sometimes chairing their meetings, conferences, and assemblies. He later joined the non-cooperation movement and was a proud champion of total and complete independence, and was one of the 4 signatories who signed a circular issued by the non-cooperation board guiding citizens on how to participate in the movement. Dr. Hedgewar was very proud of any means that could drive foreigners away from his motherland. During the time spent by him in Mumbai alongside other activists, he spoke brilliantly in public meetings, and his patriotic speeches certainly mesmerized people to the point that they would follow his every word and inspired them to think of freedom and independence. The people he met
in Mumbai were full of love for the nation and blazing with anger at the thought of India being ruled by foreigners. No wonder his words gripped the minds of all his listeners. His spirited the involvement in the campaign brought upon him restrictions from the government for a month, starting in February 1921. Then District Magistrate Mr. Cyril James Irwin ruled requiring him to refrain from attending or otherwise being concerned in any way with any public meeting or public assembly of 5 or more persons for a period of 1 month. Dr. Hedgewar invited displeasure from the government for violation of the orders, and he was indicted in May 1921. Dr. Hedgewar put forth his argument before the court in a brilliant speech, in a blunt, outspoken, piercing, and poignant manner. The qualities displayed by him during the course of his arguments before the court won the commendation of all, especially because he was not a trained lawyer. Here I would like to mention a few lines from Dr. Hedgewar's written statement before the magistrate court. Please listen to me carefully what he said in his written statement. Quote, I take it as an insult to myself that a foreign power should dare to sit in judgment on the actions of Indian in India. In India, I do not think that there is any government established by law, and I am surprised to be told otherwise. What we have here is a superimposed reign of terror with its foundation in brute force, where law is only its handmaid, the courts but its instruments. Only government that has a right part of the globe is a government of the people, by the people, and for the people. Europeans and those who call themselves the government of India should be aware that the time for their graceful exit is nigh. In any case, whatever I have said has been in vindication of the rights and liberties of my country, and I am prepared to uphold every word I said. I take complete responsibility for every, and I consider all of it to be fully unquote. Friends, I have been a lawyer for 20 years and a judge for nearly 20 years, 1 month short. I have not come across this type of statement in my life. It is no wonder. What was the reaction of the judge? You know what he said? His statement is more seditious than his speech. Hedgewar had fully opened his heart, mind, and soul in his written without the slightest hesitation, with all frankness, clarity, grace in his representation, for which he was handed 1 year's rigorous imprisonment. From its humble beginning since 27th September 1925, the day on which the Rashtriya Swayamsevak Sangh was founded by Dr. Hedgewar as a social movement to fight against the British rule in India, the organization has transformed into the largest non-government organization in the world. Dr. Hedgewar dedicated his vision and ambition to uniting the nation and build an organization that was full of good character, integrity, conviction, provide selfless service to the. Dr. G wanted to create a self-motivated, adaptable, and intelligent organization
that would be beneficial to all and work for the all-round progress of the nation. Friends, Dr. Hegde was a nation builder, a think molder of human minds, all rolled into one. He was a dynamic freedom fighter and a motivator of millions of people, and sacrificed his personal gains and comfort for the national cause. Before concluding, I would like to quote the following shloka from Bhagavad Gita. Nayanam chindanti shastrani nayanam dahati pavakaha nachayanam kledayam tyapo na shoshayati marutaha, meaning no weapon can cut the soul. No weapon can cut soul, nor it can be moist nor withered by wind. Similarly, friends, the soul of Dr. Keshav Baliram Hedgewar, a great personality and renowned freedom fighter, lives on forever. I thank the organizers for having invited me to be a part of this program. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, Governor Sir, for describing the inspiring life of nation builder, Dr. Keshav Baliram. In fact, the way judging Man of the Millennia is absolutely apt for his autobiography. Thank you so much once again. Jai. धन्यवाद। थोड़ी देर पहले माननीय दत्ता जी ने हमें बताया था कि पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने कहा है, जानने के लिए डॉक्टर को जानना जरूरी है। इसलिए आप डॉक्टर हेडगेवार को जितना पढ़ें, उनके बारे में जानें, तभी आप संघ को समझने के करीब पहुंच पाएंगे। और इसके लिए सुरुचि प्रकाशन ने आज जिस पुस्तक का लोकार्पण किया है, वो उसकी प्रति आप सभी के स्टडी रूम तक पहुंचे। इसके लिए बाहर स्टॉल पर इस पुस्तक की प्रति उपलब्ध रहेगी। आप ज़रूर इसे खरीद कर अपने घर लेकर जाएं और संघ को और डॉक्टर हेडगेवार के जीवन को समझने की कोशिश करें। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुरुचि प्रकाशन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान रजनीश जिंदल जी को निवेदन करता हूं। धन्यवाद विकास जी। जैसा भी आपने ध्यान करा कि ये है जिसके लोकार्पण के लिए हम सब यहाँ उपलब्ध हुए हैं। आज जब पूरी दुनिया संघ को जानना है तो डॉक्टर जी को जानिए। तो इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन करने का योग्य समझने के लिए और इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन का अवसर देने के लिए मैं अखिल भारतीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। दोस्त का है डॉक्टर अनिल ने भी लोगों ने डॉक्टर जी के जीवन चरित्र को लिखा, प्रकाशित किया। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का आभार प्रकट करना, विशेष रूप से डॉक्टर अनिल ने, उनका परिवार, श्रीमती नेने यहाँ उपस्थित है और उनका परिवार, मैं आप सब लोगों का भी आज इस अवसर पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, इस विशेष कार्यक्रम के लिए एक विशेष संयोग ये है कि मंच पर उपस्थित हमारे तीनों मुख्य अतिथि और श्रीमती नेने, चारों लोग आज भारत के अलग अलग हिस्सों से इस विशेष कार्यक्रम के लिए अपना समय निकालकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए और चारों को आज शाम को ही वापस जाना है। आप सब अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। विशेष रूप से जस्टिस अब्दुल्ला, आपके शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैं आपका आभार प्रकट हूँ। श्री राजेश कालरा जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक श्री माननीय दत्ता जी, वर्षों से हम आपके शब्दों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करने वाले हम सब लोग आज यहाँ पर
आपके शब्दों को वर्षों वर्षों तक सुनते रहे, आपका आशीर्वचन हमें इसी प्रकार मिलता रहे। हमारे निमंत्रण पर जैसे यहाँ पर आए, आगे भी आपका ऐसे आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए इस सभागार से बाहर भी विश्व केंद्र के माध्यम से देश के अनेक हिस्सों से और विश्व विभाग के माध्यम से दुनिया के अनेक हिस्सों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सुधी जिज्ञासुओं का, पाठकों का मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका भी आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए आप सब लोग श्रोतागण, रुचि के पाठक अपना समय निकाल कर आए, मैं आपका भी आभार करता हूँ। हाउस के अधिकारी, इस सभागार के अधिकारी, टेक्नीशियन, लाइटमैन, यहाँ के सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, आप सब लोगों के प्रयास के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। मैं आप सबका भी सुरुचि प्रकाशन की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे निमंत्रण पर फॉरेन मीडिया और भारत का मीडिया, आप सब लोग भी यहाँ आए और डॉक्टर जी के जीवन को पूरे देश में आप मीडिया के माध्यम से लेकर जाएंगे, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर जी के जीवन को, इस पुस्तक को आगे समाज में लेकर जाने वाले, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में लेकर जाने वाले, प्रयास करने वाले सब लोगों का मैं अग्रिम अभिवादन, अग्रिम धन्यवाद। जैसा भी विकास जी ने बताया, इस पुस्तक का पेपर बैक संस्करण 750 रुपये मूल्य का है। वो आज विशेष अवसर पर 350 में उपलब्ध रहेगा और का मूल्य 1250 है, वो 600 रुपये में बाहर उपलब्ध रहेगा। हम सब ये पुस्तक इस सभागार के दाईं ओर, बाईं ओर और मुख्य द्वार के बाहर तीनों स्थान पर ये पुस्तक उपलब्ध है, हम लेकर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त ये पुस्तक अमेजन पर, किंडल पर, फ्लिपकार्ट पर और सुरुचि की वेबसाइट पर सब जगह बिक्री के लिए आज से उपलब्ध रहेगी। आप सब डॉक्टर जी के जीवन को और इस पुस्तक को जन जन तक लेकर जाए। आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद रजनीश जी। कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर अग्रसर है। कुछ देर में राष्ट्रगान होगा, उसके बाद केवल एक सूचना आप ध्यान दें। महामहिम राज्यपाल के सभागार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया थोड़ी शांति के साथ इस समाप्त जाइए। और